हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोड पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी उसमें क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। ये सभी जितना भी मैं डिस्कस कर रही हूँ ये यूपी पीसीएस 2021 और आरओएआरए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें और अगर लगे आपको कहीं पर भी इंपॉर्टेंट तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य जो था इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। और ये पूरा एक परिवार था 5 भाइयों का। इसका शाब्दिक जो अर्थ था विजयनगर का वो था जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विधारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके ली थी। ये कोई खास फैक्ट नहीं है, जानने के लिए काफ़ी है, बट आपको कोई ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ये आगे फिर देखेंगे कि आगे क्या है। हरिहर एवं बुक्का ने अपने माता पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? संगम राजवंश की। संगम राजवंश में जो प्रमुख शासक हुए उनके बारे में अगर देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। संगम वंश के प्रमुख शासक हरिहर, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। बहुत ही महत्वपूर्ण है देवराय द्वितीय का कार्यकाल। अभी देखेंगे आगे 1422 से लेकर 1446 तक। इनको हमें बहुत अच्छे से देखना है। जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी? हप्पी थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और वहां पर हम इसको गलत करके आते हैं। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के जो काकतीय शासक थे प्रताप रुद्र देव के सामंत हुआ करते थे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासक किया। कौन कौन से थे? संगम था, सलुप था, तुलुप था एवं आरावीडु था। ये कुछ वंश थे जिन पर शासक किया गया। तो देखें आगे देखते हैं। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। अगर आपसे पूछा जाता है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी तो आपको पता होना चाहिए बुक्का प्रथम ने की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की और उपाधि किसने धारण करी थी? अगर आपने हमारे साथ पढ़ा है तो आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो महाराजाधिराज की उपाधि जो संगम शासक थे, संगम शासकों में पहले थे कौन से? हरिहर द्वितीय, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर कब आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। पूछा जा सकता है कि निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की जो कमी है उसको दूर किया जा सके और नहरें लाई जा सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। संगम वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था, मैंने बताया था आपको, देवराय द्वितीय। इसका कार्यकाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इमाड़ी देवराय भी इसे कहा जाता था, तो इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। बहुत बार यूपी पीसीएस में एग्जाम में पूछा गया है। पीसीएस में क्या, आरओआरओ में भी ये चीज पूछी गई है। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। ठीक है। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तेलुगु कवि जो थे श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में ही रहे थे। आपसे पूछा जा सकता है श्रीनाथ कवि किसके दरबार में रहे थे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था तथा उन्हें जागीरें भी दी थी। फरिश्ता की कौन सी किताब है जो मैंने आपके साथ पिछली बार डिस्कस किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी भी कहा गया है। देवराय द्वितीय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं जरूर एक जगह लिख लीजिएगा और ऐसे लाइनें खींच खींच के आप यहाँ पर जैसे लिख देंगे देवराय, तो फिर यहाँ पर जो लाइनें खींच खींच के इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं ऐसे करके आप याद रख लीजिए। इससे होता क्या है, लास्ट मोमेंट पे जब पेपर का टाइम आता है तो आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ता
और आप आसानी से उन चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ आपको बुक में भी मिलेगा, लेकिन बुक में आपको ये कोई बताने वाला नहीं होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जाम में आया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको वही बता सकता है जिसने पेपर दिए हैं, जिसने पढ़ाई करी है, या जो कोई टीचर ही आपको ये चीज़ें बता पाएगा। तो एक तरीके का आपको गाइडेंस मिल जाता है, बाकी पढ़ना तो आपको ही है और नोट्स भी आपको ही बनाने हैं। देवराय द्वितीय ने एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर मतलब हाथियों का शिकारी कहा गया। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सालोभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालोभ वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1485 से 1506 में। तो सालोभ नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे साम्राज्य की जो दूसरा राजवंश था सालोभ वंश, उसकी स्थापना की थी। तलोभ वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। अब पूछा जा सकता है कि या तो ये पूछा जाएगा कि कृष्णदेवराय किस शासक से संबंधित थे, तो आपको पता किस वंश से संबंधित थे, तो ये थे तुलोभ वंश से संबंधित। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना। सालोभ तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, कृष्णदेवराय को भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक बताया है। तो किसने बताया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी बाबरनामा, उसमें कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। पूछे जा सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स भी कई बार पूछे जाते हैं। कृष्णदेवराय ने दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। किसके दरबार में? कृष्णदेवराय के दरबार में। इन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। कई बार ये पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तो ये कवि थे, 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमालय एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की भी रचना की है। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। पांडुरंग महात्मा की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर लिख ले। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी और कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि भी धारण करी थी। किसने? कृष्णदेवराय ने। तो कृष्णदेवराय की जब उपाधियों की बात आती है तो ये जरूर आप लिखते हुए चले। आगे देखते हैं, तुलोभ वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? सदाशिव था। बहुत बार पूछा गया है, जरूर नोट करें। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध जो हुआ था 23 जनवरी 1565 में हुआ था। पूछा जाता है तालीकोटा के नाम से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था एवं बीदर था। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। आगे देखते हैं, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आपको यकीन न हो तो आप पुराने पेपर्स उठा के देखिएगा। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा वाड़ में। तो कहाँ कहाँ पर टकराते थे? जो विजयनगर था उसके राजाओं और बहमनी के सुल्तान जो थे उनके हित कहाँ कहाँ टकराते थे? तंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठावाड़ प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया था। यहाँ पर मैं हर चीज़ आपके साथ बहुत डिटेल में नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद है जितने जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके और आप मार्क्स गेन कर सकें। आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वैसे ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। विजयनगर के चौथे राजवंश आरीवाड़ू वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तिरुमल के सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। आरावीड़ू वंश का अंतिम शासक जो था वो रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय था। अब देखते हैं, आरीवाड़ू शासक बेगट द्वितीय ने इसके शासनकाल में
वोडेयार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की। देखिए पूछा जा सकता है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम अगर देखते हैं घटते हुए क्रम में, तो सबसे छोटी थी प्रांत, जिसको मंडल या फिर कोट्टम या बलनाडु पूछा जाता है। कोट्टम या बलनाडु किसे कहते हैं। फिर जिला नाडु, मेला ग्राम 50 ग्राम का समूह होता था, इसे ओरिया ग्राम कहते थे। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामन थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो क्या कहलाता था, अमरम कहलाता था। क्या कहलाता था, अमरम। पूछा जाता है अमरम क्या कहा जाता था। आयकर व्यवस्था में क्या था देखते हैं। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित कर दिया गया था, और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु क्या होता था, 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको समूह रूप से आयंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आयंकर। पूछा जाता है आयंकर किसे कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, इन्हें वेतन नहीं मिलता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त या कर मुक्त भूमि प्रदान कर देती थी। इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, यही इनको मिलता था। इनका पद जो है वो क्या होता था, आनुवंशिक होता था। इस पद को बेच या गिरवी रखा जा सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बिना ना तो बेची जा सकती थी, ठीक है ना, और ना ही दान में दी जा सकती थी बिना इनकी परमिशन के। तो आपने जाना इसके बारे में कितनी सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री, इंपॉर्टेंट तो वे सारे ही हैं, आप देख लीजिएगा, पर अब्दुल रज्जाक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फारस से आया था और 1442 में देवराय द्वितीय के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है, तो इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। कर्डिक नामक आयंकर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित हमेशा दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत था वो लगान था। पहले क्या स्रोत हुआ करता था, यही सारे होते थे। तो 1/6 भाग था भू राजस्व की दर की उपज का। विवाह कर दोनों पक्षों से लिया जाता था, वर एवं वधु पक्ष से, लेकिन अगर कोई विधवा से विवाह करता था तो उसे इस कर से मुक्त कर दिया जाता था। उम्बली क्या था, ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति ये कहलाती थी। रक्त कोगड़े क्या था, रक्त कोड़गे था युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवारों को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टगी क्या था, ये पूछे जाते हैं, जरूर लिख लीजिएगा इनको। कुट्टगी था ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, और ऐसी भूमि को ही क्या कहा जाता था, कुट्टगी। मतलब खुद नहीं करते थे, दूसरों को दे दिया करते थे। बेकृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। मतलब जैसे कृषि किसी के पास गई या जो एरिया था वो चला गया, उसी के साथ वो मजदूर भी चले जाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। देखिए सैन्य विभाग क्या कहलाता था, कदाचार। सैन्य विभाग जिस जिसके हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को बीर पंजाल कहा जाता था। क्या, बीर पंजाल। उत्तर भारत से दक्षिण भारत के आकर बसे हुए लोगों को बड़वा कहा जाता था। जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बस जाते थे उनको बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट में पूछ लिए जाते हैं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबक कहा जाता था। आगे देखते हैं। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। ये नाम तो आपने खूब सुना होगा। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन भी दिया जाता था। विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। विजयनगर की मुद्रा पैगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हुड थी। आपको पता है ये सब चीजें पूछी जाती है, कई बार मेंस में आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में विवरण कीजिए या उसके बारे में बताइए। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे आपको मेंस में लिखने पड़ेंगे। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, प्री के लिए प्लस आपके मेंस के लिए भी तैयारी कराती हुई चलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।